करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों को कोविड से बचाया जाए। कोरोना वायरस बच्चों पर भारी पड़ रहा है। हर उम्र के बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर बच्चे जो संक्रमित हो रही हैं वो उतना बीमार नहीं पड़ रहे हैं जितना कि वयस्क। कोविड-19 का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान अलग प्रवृत्ति चिन्हित की। डॉक्टर्स का कहना है कि पहली लहर के अपेक्षाकृत अप्रभावित बच्चे और किशोरों में लंबे समय तक बुखार और गैस्ट्रोराइटिस के स्पष्ट लक्षण दिख रहे हैं। 1 साल से कम शिशु को कोविड-19 की गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा उम्र के बच्चों के मुकाबले होता है और ऐसा उनके अपरिपक्व इम्यून सिस्टम और छोटे वायु मार्ग की वजह से होता है, जो उनमें वायरस के श्वसन संक्रमण और सांस की समस्या पैदा कर सकता है। ये नवजात जन्म के समय या डिलीवरी के बाद देखभाल करने वालों के संपर्क में आने से संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि बच्चे और वयस्क एक ही तरह के कोविड-19 लक्षणों का सामना करते हैं, लेकिन बच्चों के लक्षण हल्के और जुकाम जैसे होते हैं। अधिकतर बच्चे 1 से 2 सप्ताह के बीच में ठीक भी हो जाते हैं। आज हम आयुर्वेदिक तरीके से संक्रमित बच्चों के इलाज के बारे में बताएंगे, साथ में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के तरीके की भी जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि बच्चों में कोविड-19 के लक्षण और संकेत के बारे में। ये भी बताएंगे कि क्यों बच्चे कोविड-19 से अलग तरह से प्रभावित हो सकते हैं और आप वायरस के फैलाव को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान आयुर्वेदिक चिकित्सक नीरज श्रीवास्तव जी। आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी हमारे इस खास कार्यक्रम आयुष्मान भव में। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं हमारे दर्शक बाकायदा इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं और इस बीमारी से जुड़े इलाज को लेकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। जी हाँ, कोरोना में किस तरीके से बच्चों को संभाल कर रखा जाए, इस बाबत हमारे खास मेहमान यानी कि आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव आपको सवालों के जवाब भी देंगे। और सवाल पूछने के लिए 2 फोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रहेंगे। 70650138418377009636। बच्चों को कोविड से बचाने का आयुर्वेदिक इलाज और इस इलाज से संबंधित सवाल आप हमारे मेहमान से पूछ सकते हैं। हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कोरोना की समस्या है, लगभग हम देखते आ रहे हैं 2020 से ये समस्या बनी हुई है। आखिर आयुर्वेद इस बीमारी को लेकर क्या मानता है? क्या है आयुर्वेद की नजर में कोरोना? हेलो जी नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, नमस्कार मैडम। हाँ जी। जी, आवाज आ रही है जी, मेरा मैडम। सवाल ये है कि आयुर्वेद जैसे की नजर में कोरोना क्या है, किस तरीके की समस्या है? आयुर्वेद के रिफरेंस में मैम, जैसे एक करंट जो चल रहा है कि एक कोरोना एक पैंडेमिक है, तो आयुर्वेद में इसको एक जनपदों ध्वंस करके एक बीमारी है, उसके रेफरेंस में लिया जाता है। वो भी जस्ट लाइक एपिडेमिक या पैंडेमिक कंडीशन है। और ये माना जाता है कि 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कि पैंडेमिक को कॉज कर सकते हैं या जनपद ध्वंस को कॉज कर सकते हैं। वो वायु, जल और देश काल, 4 फैक्टर को आयुर्वेद ने मान लिया है। यही 4 फैक्टर हैं जो कि पैंडेमिक या एपिडेमिक या जनपद कंडीशन को कर सकते हैं। और आयुर्वेद में इसको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में बहुत डिटेल वर्णन किया गया है कि इसको हैंडल करने के लिए मेरी 3 चीजों को फॉलो करना है। एक तो गुड कंडक्ट, जिसको हम लोग आयुर्वेद में सद्वृत्त बोलते हैं, सद्वृत्त, और यूज ऑफ द इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मेडिसिन, जिसको आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा बोला जाता है, और पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा में एक तरीके से टोटल बॉडी प्यूरिफिकेशन होता है। तो आयुर्वेद में डिटेल जो है पैंडेमिक कंडीशन के बारे में बताया गया है और पैंडेमिक को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में भी आयुर्वेद का जो प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें डिटेल बताया गया है इसके बारे में। जी,
तो मतलब अगर देखा जाए तो बाकायदा आयुर्वेद में भी इस बीमारी को लेकर पूरी डिटेल और पूरी व्याख्या की गई है। अब डॉक्टर नीरज, अभी आप सुन भी रहे होंगे कि किस तरीके यस से मैम। तीसरी लहर को बताया जा रहा है कि तीसरी लहर भी बच्चों के लिए खतरनाक है, लेकिन हमने ये भी देखा कि दूसरी लहर में भी बच्चे संक्रमित हुए हैं। तो जब तीसरी लहर खतरा है तो ऐसे में क्या कारण रहे जिसके चलते दूसरी लहर में भी बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए, और वो भी ज्यादातर? हाँ यस। तो इसमें मैम जैसे थर्ड वेव के लिए जो के रिफरेंस में जो बोला जा रहा है, तो जहां तक ये है कि चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, थर्ड वेव हो, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सब में कॉमन है। थर्ड वेव नो डाउट, थर्ड वेव में सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप है वो पीडियाट्रिक ग्रुप है, या हम कह सकते हैं कि बच्चे हैं उसमें। इसलिए क्योंकि बच्चे अभी तक अनवैक्सीनेटेड हैं, बाकी सारे ग्रुप वैक्सीनेट नियर अबाउट वैक्सीनेटेड या वैक्सीनेटेड होने ही वाले हैं। बट बच्चों का ग्रुप ऐसा है जो अभी तक वैक्सीनेटेड हाल फिलहाल नहीं होने वाला है, जिसमें भी टाइम लगने वाला है। उसके बीच हो सकता है थर्ड वेव आ जाए। तो थर्ड वेव में जो ये सब मतलब कोविड का जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, उसके रिफरेंस में अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, तो उसमें एक तो 3 चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इनने बता रखी हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, एंड इससे हो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि उनको घर पर रखना है। घर से बाहर अगर जाएं तो उनको डबल मास्क का यूज कराना है। और सैनिटाइजेशन के रेफरेंस में हम लोग बताते हैं कि सैनिटाइजेशन के रेफरेंस में जैसे अगर बच्चा कभी भी कोई आउटडोर गेम खेल के आ रहा है या घर से बाहर से आ रहा है, तो तुरंत उसमें हैंड वॉश की प्रैक्टिस करनी है। और हैंड वॉश बाई सोप वाटर और बाई सैनिटाइजर, जिसमें अल्कोहल परसेंटेज एटलीस्ट 60% हो। एंड इसके बाद हम करते हैं कि बच्चे का बाहर बैठना है, और उसके बाद बच्चे को प्रॉपर हाइड्रेशन देना है। हाइड्रेटेड बच्चा जो रहेगा उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। और हाइड्रेशन के लिए हम लोग अगर आयुर्वेद में जो मेंशन है कि अगर इस कंडीशन में अगर किसी बच्चे को जो पानी दिया जा रहा है, तो अगर तुलसी और गुड़ची और उसमें अदरक, इन तीन चीजों को पाउडर फॉर्म में करके उसको पानी में गर्म करके अगर उसको छान के उसको दिया जाए, तो उससे क्या होगा, बच्चे का हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा और कंपैरेटिवली इसका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट रहेगा। इसके सिवाय जो है बच्चों में जहां तक ये बात की जा रही है कि आयुर्वेद के साथ योग का भी बहुत ज्यादा रोल है कोरोना के प्रिवेंशन में। तो योग के लिए आयुर्वेद में मेंशन किया गया कि कोई भी अगर पैंडेमिक या कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में योग और आयुर्वेद दोनों का सहयोग लेना होता है। और उस कंडीशन में बच्चों का ब्रह्म मुहूर्त जागरण, मतलब अर्ली मॉर्निंग उनको उठने के लिए प्रेरित करना है। और उसके बाद उनको जो है जितना भी कर सकें, चाहे 5 मिनट, चाहे 7 मिनट, चाहे 10 मिनट, अकॉर्डिंग टू एज, हम उसको प्राणायाम, कपालभाति और कोई एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क, उसके लिए भी मोटिवेट करने की जरूरत है। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद आयुर्वेद में प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट दोनों पर बात की गई है कि कोविड या कोई भी पैंडेमिक कंडीशन है तो उसके लिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का भी वर्णन है और थेरेप्यूटिक अप्रोच एस्पेक्ट का वर्णन है। तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसके रिफरेंस में जैसे हम लोग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन है कि माइल्ड कोविड-19 का केस है, मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकल। तो ये 4 कंडीशन में जहां तक माइल्ड और मॉडरेट 2 ऐसे कंडीशन हैं जिसमें कि हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा काफी केसेस को ट्रीट किया जा रहा है और काफी सक्सेसफुली वो रिकवर कर जा रहे हैं। तो इसमें फिर बाकी जो सिम्टम वाइज है, सिम्टम वाइज भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है और जो प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दी जा रही है जिससे कोविड ना होने पाए। ठीक है, मतलब अगर ये देखा जाए तो ये पूरी प्रक्रिया हो सकती है जिसके तहत बच्चों को बचाया जा सकता है। लेकिन आपने कहा कि देखिए बच्चों को बचाने की ये पूरी विधि है, लेकिन इसके चलते क्या आपका भी कोई अनुभव रहा है जिसके चलते आपने किसी कोरोना मरीज का बाकायदा ट्रीटमेंट किया हो, या फिर कोई बच्चा हो जो कि कोरोना से पीड़ित हो और वो आपके पास आया, ऐसा कोई अनुभव आपका रहा है क्या? हाँ जी मैम, सेकेंड वेव में जैसे हम लोग के कॉलेज से टेली मेडिसिन की सर्विस स्टार्ट की गई थी, तो उसमें अप्रोक्सीमेट 7 से 10 बच्चे ऐसे थे। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो कि फैमिली के लोग पॉजिटिव थे लेकिन बच्चों में कोई सिम्टम नहीं था, मतलब एक तरीके से एसिम्प्टोमेटिक केस था, जो कि कोविड के केस में बहुत ज्यादा कॉमन है इन द रिफरेंस ऑफ चिल्ड्रेन में जहां तक बोला जाता है कि 81% केसेज जो होते हैं वो या तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो उनमें जो प्रॉब्लम क्या हुई थी, उनमें सोर थ्रोट से स्टार्टिंग हुई थी, सोर थ्रोट, देन कफ एंड फीवर अप टू 101, एंड उसके साथ साथ उनमें कुछ बच्चों में लूज स्टूल और वॉमिटिंग जी और स्किन रैशेस, ये सब फीचर मिले थे। तो उनको जो है जैसे जब सोर थ्रोट था तो बच्चे का एज अप्रोक्सीमेट 6 ईयर था, तो उसमें
ब्योसादी से स्टार्ट किया गया था, और कफ के लिए सालिसादी चूर्ण और सीतोपलादी चूर्ण स्टार्ट किया गया था। कोई भी उसमें मॉडर्न मेडिसिन का यूज नहीं किया गया था एक्सेप्ट पैरासीटामोल, क्योंकि फीवर के लिए हम लोग महासुदर्शन घनवटी दे रहे थे, बट उससे उसका फीवर सबसाइड नहीं किया कर हो पा रहा था। तो महासुदर्शन घनवटी के साथ उसको मतलब वाटर स्पॉन्जिंग भी किया जा रहा था, तो फीवर नहीं सबसाइड होने पर वहां पर पैरासीटामोल दिया गया था। बाकी जो है उसके कफ के लिए, लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए अरविंदासो यूज किया गया, और जो लूज स्टूल हो रहा था उसके लिए बाल चतुर्भुज चूर्ण यूज किया गया। तो इन सब मेडिसिन के देने के दौरान मतलब 5 to 7 डेज में ऑलमोस्ट सारे बच्चे सबसाइड कर गए थे। उसमें एक बच्चा ऐसा था जिसमें ब्रेथलेसनेस की भी कंप्लेन आ गई थी, तो उसमें ऑक्सीजन की नीड पड़ी थी। तो वो ऑक्सीजन की नीड के बाद उसको एम्स ऋषिकेश में मतलब रेफर किया गया, तो वहां पर वो गया, बट वहां पर वो मैनेज होकर वो बच्चा भी 4 दिन के बाद घर आ गया था। तो एक केस ऐसा था जिसमें की कंडीशन एडवांस हुई, बाकी सब माइल्ड से ही रिकवर हो गए। यानी कि अगर देखा जाए तो माइल्ड इन्फेक्शन में ही बच्चे ज्यादातर रिकवर कर गए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। इस बाबत और भी कई सवाल हैं जो कि आपसे पूछेंगे और इन सवालों का जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं आयुष्मान भव से, और कोरोना से संबंधित अगर आपको लगता है कि बच्चों की देखभाल कैसे हो कोरोना के चलते, तो इस बाबत आप सवाल पूछ सकते हैं। लगातार जो हमारे फोन नंबर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। और साथ ही जो हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जो कि आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कोरोना काल में किस तरीके से बच्चों को बचाया जाए, किस तरीके से उनको रिकवर करवाया जाए, इस बाबत वो जानकारी भी दे रहे हैं। आप भी, हमारी फोन लाइंस खुली हुई है, और कोरोना से संबंधित या फिर किस तरीके से बच्चों को बचाया जाए कोरोना से, उस बाबत अगर आपका कोई सवाल है तो आप सीधे सीधे हमारे जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं नीरज श्रीवास्तव, उनसे पूछ सकते हैं। नीरज जी, कोरोना काल में हमने देखा है, चाहे वो पहली लहर रही हो या दूसरी लहर, सांस की जो परेशानी थी वो हर एक पेशेंट में नजर आई थी, और काफी पेशेंट्स में नजर आई, खासतौर पर जो बुजुर्ग वार थे उनके अंदर भी नजर आई है। लेकिन क्या बच्चों के अंदर भी ये समस्या हो सकती है सांस को लेकर, खासतौर पे जैसे कि कहा जा रहा है कि तीसरी वेव में बच्चों पर खासा असर देखने को मिलेगा, और अगर होती है तो फिर देखभाल कैसे करें? हाँ, इसमें मैम जो सांस की परेशानी या ब्रेथलेसनेस की बात कर रहे हैं वो नो डाउट बच्चों में भी हो सकता है, बट जो केसेस हैं, इंसिडेंस रेट है वो काफी कम है। जो जैसे एडल्ट में कॉमन है कि ज्यादातर केसेस जो कोविड-19 का जो प्रेजेंटेशन होता है वो एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके होता है कि सोर थ्रोट, कफ, फीवर, आगे अगर एडवांस हुआ तो ब्रेथलेसनेस। लेकिन बच्चों के केस में रेस्पिरेटरी के साथ साथ जीआईटी का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ज्यादातर बच्चे जो है कफ, फीवर, सोर थ्रोट के साथ साथ लूज स्टूल, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसके साथ उनका प्रेजेंटेशन हो रहा है। लेकिन जो ब्रेथलेसनेस है या जो सांस लेने की परेशानी है वो केसेज में हो रहे हैं, बट अप्रोक्सीमेट 7 to 10% केस ऐसे हो रहे हैं जिनमें की प्रॉब्लम हो रही है। और ये ज्यादातर ये देखा गया है, जो स्टडीज हुई हैं ये उन्हीं बच्चों में हो रहा है जिनमें चाइल्डहुड से रिलेटेड कोमॉर्बिडिटी हैं, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटस है, ओबेसिटी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अस्थमा है, या कोई मैलिग्नेंसी है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, लाइक डाउन सिंड्रोम है। और अगर किसी कंडीशन में बच्चा अगर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पर है, यानी स्टेरॉइड पर है ऑलरेडी, मतलब कोविड के इन्फेक्शन होने से पहले, तो उसमें जो हो रहा है वो केसेस बहुत जल्दी माइल्ड टू मॉडरेट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और कुछ केसेस मॉडरेट टू सीवियर में चले जा रहे हैं। तो ये मतलब जो ब्रेथलेसनेस और जो सांस की प्रॉब्लम की बात हो रही है वो अप्रोक्सीमेट 7 to 10% बच्चों में तक ये मतलब जो टोटल केसेस का जो मतलब 7 to 10% तक की प्रॉब्लम हो रहा है, और उसमें से मैक्सिमम वो हो रहे हैं, मतलब 40% 50% बच्चे वो हो रहे हैं जिनमें ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी एसोसिएटेड है। तो ये सब प्रॉब्लम किसी किसी केस में जो बच्चे ऑलरेडी जिनको अस्थमा है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या जिनको डायबिटीज मेलाइटस है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, उसमें थोड़ा स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत होती है। हालांकि इस तरह के केसेस काफी कम होते हैं, मतलब टोटल परसेंटेज लेंगे तो 1 to 2% केस होते हैं जिसमें कोमॉर्बिडिटी मिलती है इन द चाइल्डहुड पीरियड। बिल्कुल। और ऐसे में अगर ये पूछा जाए डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव की आखिर वो कौन सी दवाइयां हैं जिन्हें हम बाकायदा घर में रख सकते हैं, और मान लीजिए बच्चों को कोरोना जैसी कोई सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो उसमें मददगार हो सकते हैं कि ताकि वो दवाइयां हम बच्चों को दे सके, अगर किसी भी तरीके का सिम्टम कोरोना से संबंधित बच्चों में नजर आ रहा है, किस तरीके की दवाइयां हैं वो? उसमें जैसे हम टोटल मेडिसिन को मैडम 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक तो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन और एक हो गया थेरेपैटिक मेडिसिन। मतलब एक मेडिसिन वो है जिसके द्वारा हम बच्चों को अगर रेगुलर यूज कराते हैं तो उनमें जो है कोरोना होने के चांसेस कम होंगे, मानिए एक तरीके से वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है। और एक जो है थेरेपैटिक मेडिसिन है।
तो प्रिवेंटिव मेडिसिन की जहां तक हम बात करते हैं, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष काढ़ा मतलब आयुष काढ़ा दिया जा सकता है, गुड़ची घनवटी या गिलोय घनवटी दिया जा सकता है, अश्वगंधा का वटी आ रहा है उसको दिया जा सकता है, च्यवनप्राश यूज करा सकते हैं। और बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल, जैसे हम लोग दे रहे हैं गोल्डन मिल्क, जिसको बोला जा रहा है कि मिल्क मतलब अप्रोक्सीमेट 200 ml मिल्क में 1 TSF हल्दी या बोलते हैं उसको हम लोग हरिद्राखंड, उसको मिला के दिया जा रहा है, तो उसको गोल्डन मिल्क बोला जा रहा है। ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से दिया जा रहा है। और एक आयुर्वेद में एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण प्राशन, जो ऑलमोस्ट जहाँ जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट के हों, या जितने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, ज्यादातर लोग जो पीडियाट्रिक की प्रैक्टिस करते हैं, बाल रोग की करते हैं, वो लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो स्वर्ण प्राशन में क्या होता है कि स्वर्ण, भस्म, मधु, घृत और कुछ हर्बल मेडिसिन जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटरी हैं, उनको मिक्स करके पर वंस इन अ मंथ जो है दिया जाता है हर पुष्य नक्षत्र पर। तो ये लॉन्ग टर्म यूज करने पर ये बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जिससे बच्चे में कोई भी कोविड-19 या कोई भी मतलब जो इंफेक्शियस डिजीज है उनके होने के चांसेस कम होते हैं। अब सेकेंड एस्पेक्ट हम देखते हैं थेरोपैथिक, मतलब जो सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट में अगर किसी बच्चे को बुखार है तो उस कंडीशन में आयुर्वेद में हम महासुदर्शन घनवटी या अमृता रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सोर थ्रोट है तो उसमें लवंगादी वटी या देवसादी वटी का प्रयोग कर सकते हैं। कफ है तो वहाँ सीतोपलादी चूर्ण या तालिसादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अगर लूज स्टूल हो रहा है तो वहाँ पर बाल चतुर्भुज चूर्ण और कुटज घनवटी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर लॉस ऑफ एपेटाइट है तो अरविंद दासों का यूज कर सकते हैं। इस तरह से मतलब ऑलमोस्ट जितने भी सिम्टम हैं जो कोविड से रिलेटेड सिम्टम हैं, उसके जो है एक जनरलाइज्ड मेडिसिन भी है और एक सिम्टोमैटिक मेडिसिन भी आयुर्वेद में मेंशन है। और जो करेंट रिसर्च हुए हैं उसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन आ रही है उभर के इन द रिफरेंस ऑफ कोविड, दैट इज अश्वगंधा। अश्वगंधा में मतलब एंटी वायरल प्रॉपर्टी, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, उसके साथ साथ वो एक तरीके से जो स्ट्रेस के लेवल को भी कम कर रहा है। तो ये सब मेडिसिन है। अश्वगंधा चूर्ण के रूप में भी अवेलेबल है। अश्वगंधा मतलब अगर वैसे यूज करना चाहें तो बहुत सी मेडिसिन सिरप के रूप में भी बहुत सी कंपनियों ने बना रखा है। तो इसको जो है आयुर्वेदिक फिजिशियन के कंसल्ट से लिया जा सकता है कहीं भी। बिल्कुल। और यहाँ अगर डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव ये बात की जाए, अभी जैसे आपने कहा था कि आयुष काढ़े का भी आपने जिक्र किया था, लेकिन अगर सिम्टम हमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी नजर आते हैं, उनमें भी अगर इस तरह के कोरोना से संबंधित सिम्टम है, तो क्या उनको भी ये काढ़ा दिया जा सकता है? और एक मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो बच्चे घर में बंद हैं, देख भी रहे हैं हम, चाहे पिछले साल हो या इस साल हो, बच्चे ज्यादातर घर में ही कैद रहे हैं, तो ऐसे में उनकी गतिविधियां किस तरीके से होनी चाहिए, उनकी दिनचर्या किस तरीके से होनी चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट हो? तो इसमें मैडम यह है कि जो बच्चे कम उम्र के हैं, अभी जो रिसेंट गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से भी जो बच्चे मतलब 2 साल से छोटे हैं या जो चूर्ण का, वटी का, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसमें जैसे अब फीवर के रूप में जैसे अमृता रिष्ट देते हैं तो अरिष्ट का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं। और अगर उसको भी नहीं दे सकते हैं तो हम लोग जैसे वाटर में गुड़ची ले लिए, उसको जो है पाउडर फॉर्म में ले लिए, और अश्वगंधा को पाउडर फॉर्म में ले लिए, तुलसी के पत्ते को ले लिए, उन सबको जो है बॉयल करके फिर उनको जो है फिल्टर करके छान के जो है वाटर फॉर्म में उनको जो है से दिया जा सकता है। और बहुत सी ऐसी हर्बल कंपनीज हैं जिन्होंने हर्बल मेडिसिन को जो है जो इम्यूनो बूस्टर मेडिसिन है उनको सिरप फॉर्म में बना रखा है, जैसे इम्यूनोसेफ है, सेप्टिलिन है, और जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली मेडिसिन है जिसमें कि अतिविसा, हरिद्रा और अश्वगंधा, गुड़ची, तुलसी, इन सब पड़ा हुआ है। तो ये सब मेडिसिन आजकल सिरप फॉर्म में, ड्रॉप फॉर्म में, हर फॉर्म में अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा इन्फेंट है यानी लेस देन 1 ईयर का है तो वहाँ ड्रॉप फॉर्म में यूज किया जा सकता है। अगर उससे ऊपर है तो उसको सिरप फॉर्म में यूज किया जा सकता है। अगर 5 साल से बड़ा है तो वो अगर चूर्ण या वटी उसको ले सकता है तो उसको भी यूज किया जा सकता है। तो अवेलेबिलिटी हर चीज की है। मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं आजकल मतलब इम्यूनो बूस्टर मेडिसिन पर बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है और बहुत ज्यादा इसका डिमांड है। तो उन्होंने हर जो जिस मेडिसिन को मैं बता रहा हूँ, सभी सिरप फॉर्म में, ड्रॉप फॉर्म में, चूर्ण के फॉर्म में और वटी के फॉर्म में, ये सभी फॉर्म में अवेलेबल है। बिल्कुल, तो उनको वहाँ यूज कराया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर जैसे बच्चों की इम्यूनिटी हमें बूस्ट करनी है, उसे मजबूत करना है, तो फिर उनका खान पान कैसा रखा जाए, किस तरीके की उनकी दिनचर्या रखी जाए ताकि जो उनकी इम्यूनिटी है वो नेचुरली प्राकृतिक तौर पर ही मजबूत होती चली जाए? प्राकृतिक स्वास्थ्य के लिए जैसे मैम आयुर्वेद में बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि सबसे पहला काम करना चाहिए कि दिनचर्या और ऋतुचर्या का फॉलो करना चाहिए। दिनचर्या मतलब कि बच्चे को अर्ली मॉर्निंग बच्चे को जगाने की जरूरत है, अर्ली मॉर्निंग उसको उठाने की जरूरत है।
अर्ली मॉर्निंग उसको मतलब कुछ प्राणायाम, योग या जो भी वो कर सकता है। अगर कुछ नहीं कर सकता तो साइकिलिंग कराएं, वॉक कराएं। उसको कराने के साथ उसको जो है इम्यूनो बूस्टर में मतलब जो नॉर्मल डाइट उसके एज के हिसाब से है, मतलब एक प्रोटीन रिच डाइट देना है जिसमें कि मतलब प्रोटीन का परसेंटेज अच्छा हो, और स्वीट जो मीठी चीजें हैं उनको थोड़ा कम से कम बच्चों में अवॉइड करनी है। और बहुत कुछ जो डाइट का रिलेशन है वो बच्चे की प्रकृति से भी देख के किया जाता है कि किस प्रकृति का बच्चा है, तो उसमें किस तरह की ऋतुचर्या या किस तरह की दिनचर्या का फॉलो किया जाए या बच्चे से फॉलो करवाया जाए, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बढ़े। और बाकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितनी भी मेडिसिन है, चाहे वो अश्वगंधा है, गुड़की है और आमलकी है, यष्टि मधु है, इन सभी को जो है बच्चे को जो है एज के हिसाब से जो जो चीजें पॉसिबल हैं उसको उस तरह से दिया जाता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट आजकल बहुत ज्यादा फेमस है स्वर्ण प्राशन। तो इसको ऑलमोस्ट जैसे वैक्सीनेशन होता है इसी के प्रोसेस में बच्चों में स्वर्ण प्राशन कराने की जरूरत होती है, क्योंकि स्वर्ण प्राशन बच्चे की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और स्वर्ण प्राशन बच्चे की मेंटल कैपेसिटी को भी बूस्ट करता है। तो ये ऑलमोस्ट हर शहर में जितने भी स्टेट के कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर जो पीडियाट्रिक की प्रैक्टिस करते हैं, उस सब जगह इसकी फैसिलिटी है। ये वंस इन ए मंथ कराया जा रहा है, तो ये भी एक तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज श्रीवास्तव जी यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को एक खास जानकारी मुहैया करवाने के लिए, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों को किस तरीके से सेफ रखा जाए एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल आयुष्मान भव में इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पीएम के साथ। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।